विद्या भारती राजस्थान ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय में अध्याय 6 केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। सरकार क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके लिए बताया गया है कि राज्य एक भावात्मक अवधारणा है जो एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था होती है। इसे मूल रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। सरकार की परिभाषा गवर्नर के अनुसार दी है। सरकार वह विकल्प है या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। सरकार के 3 अंग माने गए हैं। पहला अंग है व्यवस्थापिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। जो व्यवस्थापिका है उसके भी 2 स्तर होते हैं। पहला है संघीय और दूसरा है राज्य स्तर का। संघीय स्तर में संसद कहलाती है। संसद का मतलब होता है उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों का एक रूप में हम कह सकते हैं संसद कहलाती है। लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में निम्न सदन कहते हैं, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा होती है, वो लोकप्रिय सदन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें चुने हुए प्रतिनिधि, जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो वो लोकप्रिय सदन कहलाता है। लोकसभा जो होती हैं उसमें सदस्य संख्या 500 संविधान में मानी गई है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे 552 उसकी अधिकतम सदस्य संख्या मानी गई। उसमें 530 सदस्य निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा। जो वयस्क मताधिकार हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति इसमें चुनते हैं, वोट देते हैं और उस वोट के द्वारा वो चुने जाते हैं। 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से चुने जाते हैं। जो संघीय क्षेत्र हैं उनमें से 20 सदस्य अधिकतम चुनकर आ सकते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 552 सदस्य नहीं है, लेकिन अधिकतम सदस्य क्या 552 हो सकती है। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जो भारतवर्ष के निवासी हैं और 18 वर्ष से 18 वर्ष अधिक के लोग हैं वो इसके लिए चुनते हैं और वोट देते हैं और वोट के आधार पर उनका चुनाव होता है और वो चुनकर जाते हैं, वो लोकसभा का एक निर्माण करते हैं। इसकी जो योग्यता होती है, चुनने लोकसभा के लिए सदस्य की जो योग्यता होती है वो मानी गई है कि भारत का नागरिक हो, वो किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी गई है। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उसकी आयु हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो। अगर न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित हो जाता है तो वह व्यक्ति भी लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता और वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता मानी गई है। इन 4 योग्यता वाला व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। 5 वर्ष के बाद फिर दोबारा चुनाव होंगे और उसी प्रकार से दोबारा से चुनाव होने के बाद जो चुनकर आएंगे वो दोबारा से लोकसभा आहूत होगी। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री सिफारिश कर सकता है या देश में कोई आपातकाल की स्थिति हो सकती है तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग की जा सकती है। वैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है। अब तक 9 बार ऐसा हो चुका है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जा चुकी है। लोकसभा का अधिवेशन जो होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। ये पावर्स राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन ये सारी की सारी कार्यवाही जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। उसके पदाधिकारी जो होते हैं लोकसभा के 2 मुख्य रूप से होते हैं। एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यवाही का संचालन करते हैं। वह लोकसभा की प्रत्येक गतिविधि का प्रारूप बनाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष बनाता है। लोकसभा में सदन का जो नेता होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो उसकी परामर्श से ये सब कार्यक्रम
इस प्रकार से लोकसभा में कुल 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वह प्रधानमंत्री जो सदन का नेता होता है, जो बहुमत दल का नेता होता है, और उसके आधार पर ये कार्यवाही संचालित की जाती है। लोकसभा में मुख्य रूप से जो व्यवस्था का जो होती है वह मुख्य रूप से कानून बनाने का कार्य करती है। अभी हम आगे इसके लोकसभा के जो कार्य हैं, जो कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला जो मेन इसका कार्य है वो लोकसभा में कानून बनाने का अधिकार है। और अधिकार और कार्य, पहला उसमें है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में लोकसभा को ये अधिकार है, शक्ति है कि वो कानून बना सकती है। कानून जितने भी देश में कानून बनते हैं उस सब का कार्य लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है, दोनों मिलकर संसद करती है। परंतु दोनों में से किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जा सकता है, और दोनों सदनों में से जब एक सदन में रखा गया दूसरे सदन वो पास तो दूसरे सदन जाएगा, वहां पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह देश के लिए एक कानून बन जाएगा। तो मेन जो पावर है लोकसभा के पास में शक्ति है कि वो विधायी शक्ति है, कानून बनाने का अधिकार है। ये केवल केंद्र सरकार हमारे संसद के पास ही है, संघीय रूप में है। राज्यों के पास कानून बनाने का अधिकार पूरे देश के लिए नहीं है। इसलिए ये पूरी जो एक अच्छी मेन जो पावर है वो शक्ति है विधायी शक्ति। उसमें भी 3 प्रकार की हमारे देश के लिए बंटवारा किया गया पावर्स के लिए कि कौन कौन से विषयों पर कौन बना सकता है, राज्य बना सकता है या केंद्र बना सकता है। तो जो 3 प्रकार की सूची बनी है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों में जो संघीय सूची के जो विषय हैं उसमें केवल संसद बनाती है कानून। राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, लोक विधानसभा बना सकती है, विधानमंडल बना सकते हैं। तीसरी सूची समवर्ती सूची है। इन दोनों समवर्ती सूची में इसमें जो विषय आते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद और राज्य की विधानसभा और विधानमंडल बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास है, यानी राज्य के बने हुए कानूनों में और देश के संसद के बनाए हुए कानून में अगर विरोधाभास है तो फिर वो कानून संसद वाला प्रभावी होगा और राज्य सरकार जो बनाए हुए कानून वो निष्प्रभावी हो जाएगा। अर्थात विषय संघीय सूची और समवर्ती संघीय सूची में केवल संसद भी बनाती है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रभावी विरोधाभास की स्थिति में संघीय जो हमारा बनाता है केंद्र सरकार बनाती है, संसद बनाती है, उसके अलावा होगा राज्य सरकार जो राज्य सूची के विषय है उसमें केवल अकेले राज्य सरकार कानून बना सकती है और वह उसको प्रभावित कर सकती है। दूसरी शक्ति है लोकसभा की वित्तीय शक्ति। ये सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा की है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, लेकिन ये जो पावर है वो केवल लोकसभा के पास में ही है। लोकसभा में ही बजट पास होगा या खर्चे के लिए जो होगा वो आय और व्यय ये दोनों के दोनों पहले वित्तीय शक्ति के रूप में यानी लोकसभा में पास होगा, और वो बजट पेश होने के बाद में जो भी खर्चे होंगे या आय जो टैक्स लगेगा वो केवल लोकसभा पारित करेगी। लोकसभा में पहले रूप में आएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाएगा और 14 दिन की अवधि में वापस उसको राज्यसभा को लौटाना होगा। और अगर राज्यसभा को लगे कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो वह अपना सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसको माने या न माने ये उस लोकसभा पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकसभा की ये शक्ति जो है वित्तीय शक्ति है वो ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तीसरी शक्ति के रूप में है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तब तक ही कार्य कर सकता है जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल हो। अगर लोकसभा में विश्वास मत हासिल नहीं है तो कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल को रिजाइन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा और लोकसभा में कार्य नहीं कर सकते मंत्रिमंडल। अर्थात लोकसभा का विश्वास मत तक ही कार्यपालिका कार्य कर सकती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। वो उसको प्रश्न पूछती लोकसभा में, सब प्रकार के जो पूर्व प्रश्न हैं, अनुपूरक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पूछ करके भी वह नियंत्रण करती है। और अगर उसे लगे लोकसभा को कि ये कार्य ढंग से नहीं कर रहा हमारा मंत्रिमंडल देश के लिए तो वह अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है। चौथा शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। समय समय पर देश में परिवर्तन होते रहते हैं, सभी प्रकार
आगे तो कई बार कानूनों में भी, जब संविधान में जो कानून बने हुए हैं उनमें भी कई बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के संशोधन संबंधी शक्ति जो है केवल संसद को प्राप्त है। संसद में ही पेश होने के बाद वह कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से, कुछ विषय ऐसे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत से, और कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ में राज्य विधानमंडल के आदेश राज्य की भी स्वीकृति आवश्यक है। उसकी भी स्वीकृति के बाद संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये चौथी शक्ति जो है हमारे लोकसभा को प्राप्त है। पांचवी शक्ति के रूप में है निर्वाचन मंडल के रूढ़ कार्य, अर्थात निर्वाचन मंडल का मतलब हुआ कि वह कुछ जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनका भी निर्वाचन करती है, अर्थात उनकी वोटिंग करती है और वोट देकर के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के बाद में हमारा उच्च सदन जो है वो राज्यसभा होती है। 2 सदन है, सदन के 2 भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, इसमें सदस्य संख्या 250 होती है और उसमें से अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं और 233 सदस्य जो राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, जो आनुपातिक रूप से प्रतिनिधि रूप से एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा चुनते हैं विधानसभा के सदस्य। और वो 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से कोई कार्य किए हुए होते हैं, जो अग्रणी होते हैं, उनको भी 12 सदस्यों को चुनकर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 233 और 12 245 सदस्य वर्तमान में है। कुल अधिकतम संख्या इसकी 250 मानी गई है। सदस्य की संख्या के रूप में ये बताया है, योग्यता के रूप में होता है कि वही योग्यता जो लोकसभा के सदस्य के रूप में जो योग्यता है वो केवल सदस्य की योग्यता है। केवल एक अंतर इसमें है कि जो आयु न्यूनतम 25 वर्ष मानी गई है लोकसभा में, इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष मानी गई है। अर्थात 4 योग्यताएं मानी थी। पहला भारत का नागरिक हो लोकसभा में, वही राज्यसभा में है लोकसभा का नागरिक, देश का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा उसकी एज 25 वर्ष मानी गई थी लोकसभा में न्यूनतम, राज्यसभा में 30 वर्ष है। वह पागल या दिवालिया कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा घोषित, वही योग्यता इसमें भी है। और चौथी योग्यता है वह किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लाभ के पद पर कार्यरत न हो, तो ये योग्यता भी इसमें भी लागू होती है। कुल वही योग्यता है कि एक योग्यता में एज जो है 25 वर्ष की 30 वर्ष की मानी गई है। सदस्यों का कार्यकाल, इसमें कार्यकाल सदस्य का 6 वर्ष का माना गया है। 6 वर्ष बाद में ये ऐसा सदन है राज्यसभा, ये कभी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद में रिटायरमेंट होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं और दूसरे सदस्य चुनकर आते रहते हैं। इस प्रकार से ये जो राज्यसभा है अनवरत चलने वाला सदन है, यानी इसको कोई भंग होने वाला नहीं है। और इसका सदस्य का जो कार्यकाल है 6 वर्ष है। लोकसभा का कार्यकाल जो है यानी सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष माना गया है, लेकिन इसके कार्यकाल को 6 वर्ष माना गया है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी सभापति और उपसभापति होते हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति माना गया है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति माना गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि उपसभापति जो चुना गया है वो राज्यसभा में से चुनते हैं और उसका कार्यकाल 6 वर्ष माना गया है, तो उसका कार्यकाल उपसभापति 6 वर्ष के चुनते हैं। जबकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो 5 साल तक ही वह प्रदेश सभापति रह सकता है। उसके बाद दूसरा जो उपराष्ट्रपति चुनकर आता है नया, वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति बन जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा हमने आज इसके विषय में पढ़ा। आगे राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे।